तो सभी लोग पहले तो अपना अपना आसन ग्रहण कर लीजिए। तो आप लोगों से देखिए बात हुई थी कि इस बार सिविल सर्विसेज एग्जाम जब कंडक्ट होंगे तो हम पेपर 2 में कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी सेगमेंट से जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनका एक बार डिस्कशन करेंगे। पर्पस ये है कि आप क्वेश्चन के नेचर को समझ पाए, ट्रेंड एनालिसिस को समझ पाए और एक व्याख्या भी हम कर दें कि जो प्रश्न आए हुए हैं उनमें क्या आंसर का डिमांड था, क्या क्या आपको आंसर लिखना चाहिए था। इससे काफी कुछ सहूलियत हो जाती है। अगले साल की जब तैयारी आप लोगों को करना है तो एक दृष्टिकोण, एक अप्रोच आपका विकसित हो जाता है कि किस तरीके से आपको अपनी स्ट्रेटजी को डायरेक्शन देना है। तो अगर हम आज बात करें, पहले तो इस बार का जो पेपर है उसका ट्रेंड क्या है, खासकर हमने कहा संविधान और राज व्यवस्था के खंड से अभी फिलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर इस बार के पेपर को आप उठाकर देखिए तो एक बहुत क्लियर बात जो निकल के आ रही है कि स्टूडेंट्स जो अमूमन अपनी पढ़ाई करते हैं उनमें वे अपने फोकस एरिया को आइडेंटिफाई करके पढ़ाई करते हैं। यानी जो आपकी स्टडी है उसमें दो एरिया होते हैं, एक आपका फोकस एरिया होता है और दूसरा आपका एरिया होता है जो अनकन्वेंशनल एरिया होते हैं। कई बार आप अनकन्वेंशनल जो एरिया होते हैं उनको अवॉइड करते हैं, निग्लेक्ट करते हैं। फोकस एरिया का अगर कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी से मैं बात करूं तो आप अमूमन यहां पर प्रियम्बल को पढ़ लेते हैं, आप फंडामेंटल राइट पढ़ लेते हैं, डीपीएसपी को अच्छे से कवर कर लेते हैं, आप गवर्नमेंट के जो मॉडल हैं उनको आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, आप सेंटर स्टेट रिलेशन जो है आप उनको अच्छे से पढ़ लेते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल जो कमीशन है, बॉडीज हैं, आप उनको पढ़ लेते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में कुछ अनकन्वेंशनल एरियाज भी हैं, जैसे पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट भी आपको दिया गया है, आपको जो है वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन से कंपेयर करने की भी बात यहां पर की गई है, या इसी तरीके से प्रेशर ग्रुप के बारे में भी आपको बोला गया है, आपके सिलेबस में पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड बोला गया है। अगर इस बार के क्वेश्चन, और केवल इस बार नहीं पुराने वर्षों के भी प्रश्न को देखें तो फोकस एरिया से क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, लेकिन अनकन्वेंशनल एरिया से जो क्वेश्चन है उनकी संख्या लगातार बढ़ी है। अब अगर इस वर्ष के पेपर को हम देखें तो इस साल भी आप देख सकते हैं कि कई ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे जो अनकन्वेंशनल एरिया से आए हुए। जैसे अगर आप देखिए तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम इस बार फिर से क्वेश्चन आया और वो भी 250 मार्क्स का क्वेश्चन, 250 वर्ड्स का क्वेश्चन आया, 15 मार्क्स का लंबा क्वेश्चन आया हुआ है। अगर इसी तरीके से हम अगर बात करें तो भारत और फ्रांस के राष्ट्रपति के निर्वाचित होने की प्रक्रिया का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, ये भी क्या है, अनकन्वेंशनल एरिया। अमूमन इसलिए मैं फोर्स कर रहा हूं कि इन मुद्दों को आप अपनी पढ़ाई के दौरान अवॉइड करके चलते हैं, और कई बार ये देखा जाता है कि नोट्स वगैरह जो बाजार में है वहां पर भी इन पर उपेक्षा की जाती है और अच्छे रेलेवेंट मटेरियल यहां पर नहीं मिलते हैं। तो पहला लेसन जो आपको लोगों को समझना है कि केवल फोकस एरिया नहीं, अब आपको सेलेक्टिव स्टडी करने का जमाना चला गया है। आपको कंप्रिहेंसिव मैनर में अपनी पढ़ाई करनी है, कवरेज आपका बेहतर होना चाहिए। और ये बात केवल इस साल से नहीं, आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे, पिछले साल भी क्वेश्चन भारत और ब्रिटेन के संविधान से, उसके पहले भारत और अमेरिका के संविधान से तुलना करने के लिए प्रश्न आया हुआ था। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में इसके पहले भी प्रश्न आ चुके हैं, किसान दबाव समूहों पर इसके पहले भी प्रश्न आ चुके हैं। तो इन प्रश्नों की उपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती है, यह पहली चीज आपको समझना है। दूसरा, यह देखा जाता है कि जब आप पढ़ते हैं तो अमूमन पेपर 2 और पेपर 3 को लेकर आपका एक अप्रोच होता है कि ये बहुत ही डायनेमिक है, यानी अप्लाइड जो है यहां पर यह सेगमेंट होता है, यह स्टैटिक नहीं है। जैसे पेपर 1 और पेपर 4 के बारे में एक परसेप्शन बनाया जाता है कि वहां पर तो जो भी टॉपिक है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सोसाइटी है, वहां स्टैटिक एरिया से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और पेपर 2 और पेपर 3 में तो बिल्कुल करंट पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए पेपर 2 और पेपर 3 की तैयारी करने के दौरान अमूमन आप लोग वह अधिक से अधिक मैगजीन पर रिलाई करते हैं, वेबसाइट पर रिलाई करते हैं, और इसका परिणाम यह निकलता है कि एग्जाम हॉल में कई ऐसे प्रश्न आपके सामने आते हैं जहां आप आंसर देने की स्थिति में नहीं रहते। आपको मालूम है कि वो प्रश्न इजी हैं, लेकिन आप नहीं कर पाते क्योंकि उनका नेचर स्टैटिक होता है। जैसे अगर इस साल के भी आप क्वेश्चन 2022 के देखिए तो यहां पे अगर आप प्रश्नों की प्रकृति को उठाकर देखेंगे
तो यहां पर देखिए अनुच्छेद 19 से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आया हुआ है, यानी कि मुक्त आवागमन और निवास करने की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आया है, या राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति की भूमिका। ये स्टैटिक क्वेश्चन है और ये केवल इस साल रहा हो ऐसा नहीं है। आप 2021 के भी प्रश्न को देखिए, वहां पर भी आपको इस तरीके के प्रश्न मिल जाएंगे। देखिए 2021 में यह प्रश्न आया हुआ है कि उन संवैधानिक प्रावधानों को समझाइए जिनके अंतर्गत विधान परिषदें स्थापित होती हैं। उपयुक्त उदाहरणों के साथ विधान परिषदों के कार्यों और वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन कीजिए। ये स्टैटिक प्रश्न है और इन प्रश्नों के लिए आपको संविधान की अच्छी समझ होनी चाहिए। लेकिन हमने जैसा बताया कि पेपर 2 और पेपर 3 पढ़ने के दौरान कई बार यह गलतियां होती हैं कि आप केवल और केवल करंट अफेयर्स पर फोकस हो जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं मेरे कहने का है कि आप करंट अफेयर्स को निगलेक्ट करेंगे, क्योंकि जो प्रश्न आ रहे हैं पेपर 2 और पेपर 3 में निश्चित रूप से वो करंट इंस्पायर्ड हैं और करंट से जुड़े हुए प्रश्न अधिक पूछे जा रहे हैं। लेकिन स्टैटिक एरिया को अगर आप उपेक्षित करके चल रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत मुश्किल यहां पर खड़ा करेगा। तो यहां पर इस चीज को भी आपको लेकर चलना है। अब एक तीसरी चीज जो यहां पर आपको और समझनी है कि जो पेपर पूछे जा रहे हैं, कुछ नए नए ट्रेंड भी यहां पर आ रही है। जैसे अगर हम बात करें कि सर्वोच्च न्यायालय की जो भूमिका है उससे संबंधित जो प्रश्न हैं वो लगातार यहां पर पूछे जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए प्रश्न, यानी केवल संविधान और राज्य व्यवस्था से जुड़े पहलू से प्रश्न नहीं आ रहे, सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्णय वगैरह हैं वहां से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे अगर हम लास्ट ईयर 2021 की हम बात करें तो 2021 में देखिए पहला ही क्वेश्चन आया हुआ था कि संवैधानिक नैतिकता की जड़ संविधान में निहित है, इसके तात्विक फलकों पर आधारित है। संवैधानिक नैतिकता के सिद्धांत की प्रासंगिक न्यायिक निर्णयों की सहायता से विवेचना कीजिए। यानी अगर केस लॉ आपको नहीं मालूम है तो आप अच्छा आंसर नहीं लिख सकते। और आप ध्यान दीजिए, क्लास में कई दफा आप लोगों को हमने कहा कि हम बहुत से केस लॉ आपके साथ डिस्कस करते हैं। आपको कई बार लगता होगा कि इसकी क्या जरूरत होगी, लेकिन आप देखिए कि जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनमें किस तरीके से केस लॉ की जरूरत महसूस की जा रही है। आप देखिए इस साल का पहला क्वेश्चन, भारत में आधुनिक कानूनों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पर्यावरणीय समस्याओं का संवैधानिकरण है। सुसंगत वाद विधियों की सहायता से इस कथन की विवेचना कीजिए। यानी केस लॉ यहां भी पूछे गए हैं, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय यहां भी पूछे गए। इसके पहले भी खाप पंचायतों से जुड़ा प्रश्न आया था तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की बात की गई थी। उसके पहले भी यहां पर स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार से संबंधित प्रश्न आया हुआ था, वहां पर भी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की बात की गई थी। यानी अब आपको अपनी पढ़ाई के दौरान यह ध्यान रखना होगा कि हाल फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्णय आ रहे हैं उनके आलोक में आपको संवैधानिक और विधिक मुद्दों की व्याख्या और उनका विश्लेषण करने की एक समझ विकसित करनी होगी। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर हो चुका है। इनके साथ साथ एक और बात यहां पर समझिएगा, प्रश्नों का जो नेचर है वह ऐसा नहीं है कि केवल और केवल आप चीजों को याद करके जाएंगे और वहां पर आप अच्छा आंसर दे देंगे। अगर कोई भी आपको प्रश्न आ रहा है तो दो चीजें आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एक होता है आपका इंफॉर्मेशन, आपके पास उससे जुड़े हुए इंफॉर्मेशन है तो आपको लगता है कि आप उस क्वेश्चन को सही तरीके से टैकल कर लेंगे। अमूमन स्टूडेंट अपना कवरेज बढ़ाते हैं, अलग अलग जगहों से बहुत सी चीजें पढ़ लेते हैं और इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन जब प्रश्न आता है तो प्रश्न की भाषा बिल्कुल अलग तरीके की रहती है और वो मांग करती है आपके अंडरस्टैंडिंग की। अगर आपके अंडरस्टैंडिंग जो है यहां पर अच्छी नहीं है, अगर आपका एनालिसिस वहां पर अच्छा नहीं है तो आप निश्चित रूप से प्रश्न को समझ ही नहीं पाएंगे और प्रश्न का जो मूल अर्थ है वो दे ही नहीं पाएंगे। तो कई दफा आंसर राइटिंग में ये प्रॉब्लम आ रही है कि आपके पास एनालिटिकल लैंग्वेज नहीं है, एनालिटिकल अप्रोच नहीं है, मियरली फैक्ट एंड डेटा के बेस पर आप आंसर लिखते हैं। और ऐसा उन सभी स्टूडेंट को मैं बार बार कह रहा हूं जो बहुत तकनीकी किस्म का आंसर लिखते हैं और उससे वो सावधान रहें, प्रश्न की भाषा इस तरीके की नहीं। एक और महत्वपूर्ण चीज यहां पर समझिएगा कि आपका जो आंसर स्ट्रक्चर है वह संतुलित उत्तर संरचना होनी चाहिए। असल में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनमें केवल एक खंड हो ऐसा नहीं है, प्रश्न के कई अलग अलग ब्रेकिंग पॉइंट होते हैं और वहां पर कई बार आप एक किसी विशेष खंड का विस्तार से अध्ययन करते हैं और उसका आंसर लिखते हैं, लेकिन कई अन्य खंडों की उपेक्षा कर देते हैं और यह आपके लिए बहुत खतरनाक है। इसलिए आपको सावधान रहना होगा कि प्रश्न के
सभी आयामों को सही और संतुलित रूप में आप जब लिख के आएंगे तब सही मायने में आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ये तो हम लोग अक्सर बात करते रहते हैं क्लास में कि क्या करना चाहिए। मैंने क्लास में बहुत विस्तार से आप लोगों को बताया कि आंसर राइटिंग कैसे की जाती है, उसके अलग अलग स्टेप हमने बड़े साइंटिफिक तरीके से बताया कि स्टेप 1 में क्या करना है, स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 3 में क्या करना है, कैसे एक अच्छा आंसर लिखा जा सकता है, इस पर हमने विस्तार से बात की हुई है। लेकिन आज जो हम लोगों का चूंकि जो मुद्दा है वो ये है कि इस साल का जो प्रश्न आया है और उसका एक बार डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या आंसर होना चाहिए था। तो आइए सीधे हम लोग पहले 150 वर्ड्स के जो क्वेश्चन आए हुए हैं, इस बार पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट से लगभग 125 अंक के प्रश्न आए हैं 250 अंकों में से और इनमें से हमारा पहला जो प्रयास है कि हम आपको जो 10 अंक के प्रश्न आए हुए हैं यानी 150 वर्ड्स के, एक बार उन पर डिस्कस कर लेते हैं और फिर उसके बाद 250 वर्ड्स पर हम डिस्कस करेंगे। जो पहला प्रश्न इस संदर्भ में आया है उसको पहले हम एक बार पढ़ते हैं। भारत में आधुनिक कानून की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पर्यावरणीय समस्याओं का संविधानीकरण है। सुसंगतवाद विधियों की सहायता से इस कथन की विवेचना कीजिए। हमने पहले ही आपसे कहा था कि जैसे ही प्रश्न देखिए, पहले आप प्रश्न की मांग को समझिए और प्रश्न को अलग अलग खंडों में विभाजित कीजिए। तो यहां पर इन्होंने बोला है कि भारत में आधुनिक कानून की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि। तो आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा, आखिर यह शब्द यह लिखने की जरूरत ही क्यों होगी कि आधुनिक कानून की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि? इसकी वजह यह है कि हमारे देश में बहुत से नए नए कानून हाल के वर्षों में बने हैं जो मॉडर्न लॉ के रूप में देखे जाते हैं। जैसे डिजिटल राइट से रिलेटेड हो सकते हैं, साइबर लॉ से रिलेटेड हो सकते हैं, एनवायरमेंटल लॉ से रिलेटेड हो सकते हैं, प्राइवेसी से रिलेटेड हो सकते हैं। तो यहां पर ऐसे आधुनिक कानूनों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि को बताया जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पर्यावरणीय समस्याओं का संवैधानिकरण। तो यहां मूल प्रश्न इन्होंने ये पूछा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस वहां पर दिया है और ये आपको बताना है। कैसे बताना है? तो आगे बताया गया है कि सुसंगतवाद विधियों की सहायता से, यानी आपके पास केस लॉ अच्छे होने चाहिए तब आप इस आंसर को लिख पाएंगे। और यहां डिस्कस करना है यानी इसके सभी आयामों को आपको यहां पर प्रस्तुत करना है। यहां पर जो है केवल फैक्ट फिगर प्रस्तुत नहीं करना है, एक विश्लेषण का भी पहलू यहां पर होना चाहिए, डिस्कशन भी यहां पर होना चाहिए। आइए सीधे इस प्रश्न को हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसा हमने कहा कि भारत में बहुत से आधुनिक कानूनों का आधार वह सर्वोच्च न्यायालय ने ही रखा है। सर्वोच्च न्यायालय की अगर हम बात करें तो संविधान के व्याख्याकर्ता के रूप में या संविधान के संरक्षक के रूप में निजता के अधिकार से लेकर डिजिटल अधिकार तक, निजता के अधिकार से लेकर डिजिटल अधिकार तक या हम साइबर अधिकारों से लेकर पर्यावरणीय अधिकारों तक की बात करें, साइबर अधिकार से लेकर पर्यावरणीय अधिकारों तक, इसको लिखते भी चलिएगा आप सभी लोग। पर्यावरणीय अधिकारों तक अगर हम बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय, सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्णय रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय निजता के अधिकारों से लेकर डिजिटल अधिकारों तक और साइबर अधिकारों से लेकर पर्यावरणीय अधिकारों तक नवीन विधियों का आधार निर्मित करते हैं या आधुनिक विधियों का आधार निर्मित करते हैं। ये आधुनिक विधियों का आधार यहां पर इनके द्वारा निर्मित किया गया। इनमें पर्यावरणीय जो प्रश्न है वह अपने आप में महत्वपूर्ण है। पर्यावरणीय प्रश्न जो है वह महत्वपूर्ण रहा है। पर्यावरणीय प्रश्न महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हमारे संविधान के अनुच्छेद 48A में यह राज्य का दायित्व भी बताया गया है और अनुच्छेद 51A में यह नागरिकों का भी दायित्व यहां पर बताया गया है कि वह पर्यावरण का संरक्षण करें। यह ऑलरेडी यहां पर बताया गया है, लेकिन इसके बावजूद यहां पर नागरिकों का कर्तव्य भी बताया गया है। लेकिन जैसा हमने कहा कि इन सब के बावजूद पर्यावरणीय जो मुद्दे हैं उनको लेकर संवेदनशीलता में कमी देखी गई और समय के साथ साथ आजादी के बाद पर्यावरणीय समस्याएं जटिल होती गई। पर्यावरणीय प्रदूषण के साथ साथ जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, वैश्विक तापन जैसी तमाम ऐसी
पर्यावरणीय संकट हमारे सामने उपस्थित होते गए, जिन्होंने मानवीय जीवन की सार्थकता और उसके उद्देश्य पूर्णता पर ही गंभीर सवाल खड़ा कर दिया। और यहीं पर न्यायालय की भूमिका शुरू हो जाती है और इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पर्यावरणीय संकट को ध्यान में रखते हुए यहां पर जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपनी भूमिका निभाई गई। तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इन समस्याओं का संवैधानिकरण यानी पर्यावरणीय समस्याओं का संवैधानिकरण किया गया। और यह संवैधानिकरण कैसे कैसे किया गया? संवैधानिकरण किया गया। और यह संवैधानिकरण किस रूप में यहां पर किया गया था, अब इसको देखते हैं। इसकी शुरुआत पहले तो मेनका गांधीवाद से ही शुरू हो जाती है। और मेनका गांधीवाद का जिक्र हम क्यों कर रहे हैं, पहले यह समझिएगा। असल में मेनका गांधीवाद में एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आया कि जीवन का मतलब क्या है, व्हाट इज राइट टू लाइफ। जीवन का अधिकार अगर है तो जीवन का अधिकार क्या है? तो यहां पर न्यायालय ने कहा कि देखिए, पशुवत जीवन और मानवीय जीवन में अंतर होता है। ये देखिए, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, इसको विस्तार से आपको लिखना नहीं है, ये आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है। तो पशुवत जीवन और मानवीय जीवन में अंतर होता है, क्योंकि पशुवत जीवन जो है वह अपने भौतिक अस्तित्व के संरक्षण के लिए ही हमेशा तत्पर होता है। वहां भौतिक अस्तित्व का संरक्षण ही प्राथमिक होता है। लेकिन जब हम मानवीय जीवन की बात करते हैं तो मानवीय जीवन वह गरिमामय जीवन की मांग करता है, या दूसरे शब्दों में अर्थपूर्ण जीवन की मांग करता है, मीनिंगफुल लाइफ की यहां पर मांग करता है। तो मेनका गांधीवाद में गरिमामय जीवन को बताया गया। और अगर इस नजरिए से देखा जाए तो गरिमामय जीवन की प्राथमिक शर्त है स्वच्छ पर्यावरण। यहां पर हम यह कह सकते हैं कि गरिमामय जीवन की प्राथमिक शर्त जो है वह स्वच्छ पर्यावरण है, तभी हम एक डिग्निफाइड लाइफ जी सकते हैं। स्वच्छ पर्यावरण यहां पर है। तो मेनका गांधीवाद ने जिस तरीके से वह गरिमामय जीवन को स्थापित किया, उसने नए अधिकारों और नए कानूनों की व्याख्या करने का एक रास्ता खोल दिया। और इसी क्रम में न्यायालय ने पर्यावरण के संबंध में कई मुद्दों पर अपने महत्वपूर्ण निर्णय दिए। जैसे सबसे महत्वपूर्ण निर्णय इस संबंध में आया सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्यवाद। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्यवाद में न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए यहां पर यह विचार दिया कि प्रदूषण मुक्त जल और वायु, प्रदूषण मुक्त जल और वायु, जल और वायु के उपयोग का अधिकार, के उपयोग का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में शामिल है, जीवन के अधिकार में शामिल है। तो अब हम जो है ऑक्सीजन का बोतल लेकर घूमते फिरें तो ऐसा जीवन हमें नहीं चाहिए। नाला बगल से निकल रहा है और उसकी गंध जो है आपको जीने नहीं दे रही है, ऐसा जीवन हमें नहीं चाहिए। हम प्रदूषकों को लेकर, हम कार्सिनोजेनिक को लेकर अपने स्वास्थ्य को खराब कर रहे हैं, तो ये कोई गरिमामय जीवन है? गरिमामय जीवन जो है वह तब होगा जब प्रदूषण मुक्त जल और वायु यहां पर होगी। हालांकि इस संबंध में कई प्रावधान ऑलरेडी सरकार ने किए हैं, क्योंकि संविधान में तो बोला ही गया है। इस संबंध में अनेक वैधानिक प्रावधान किए गए हैं, ऐसा नहीं है कि वैधानिक प्रावधान नहीं है। अगर आप तमाम कानूनों को यहां पर देखिए जो सरकार के द्वारा आज तक बनाए गए हैं, तो आप देखेंगे कि वायु प्रदूषण अधिनियम भी है, आप देखेंगे ध्वनि प्रदूषण अधिनियम भी है। ये सब यहां पर दिए गए हैं। वायु प्रदूषण अधिनियम, ध्वनि प्रदूषण अधिनियम, ये सब ऑलरेडी कानून के रूप में बनाए गए हैं सरकारों द्वारा, लेकिन इनका हमने जैसा कहा संवैधानिकरण नहीं हुआ था, यानी संवैधानिक संरक्षण यहां पर नहीं हुआ था। संवैधानिक रूप में इनके महत्व को
स्थापित नहीं किया गया था और इस महत्व को स्थापित करने में सर्वोच्च न्यायालय का यहां पर महत्वपूर्ण रोल रहा। न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अब इनका संवैधानिकरण किया गया, द्वारा पर्यावरणीय समस्याओं का संवैधानिकरण, जो हमारा मूल प्रश्न है, वह किया गया। और पर्यावरणीय समस्याओं का संविधानीकरण जो किया गया यहां पर न्यायालय द्वारा, वो कैसे किया गया? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने पहला सिद्धांत दिया एनवायरमेंट फर्स्ट, पर्यावरण प्रथम पर बल, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अलग अलग मुद्दों पर दिया गया। ये जो मानव केंद्रित विकास का मॉडल है कि जो कुछ होगा वह मनुष्य जो वहां पर है उसके माध्यम से ही किया जाएगा, पहले तो न्यायालय ने इस चीज को ही यहां पर जो है वह टैकल करना शुरू किया और कहा कि इस रूप में हमें देखने की जरूरत नहीं है। इन्होंने यहां पर बताया कि केवल पर्यावरण जो है वह अगर मनुष्य से अलग कर दिया जाए तो फिर ऐसे में मानवीय जीवन का अर्थ ही क्या रह जाएगा? मानव जीवन को अगर समझना है तो पर्यावरण के साथ हमें समझना होगा। तो पहला पर्यावरणीय प्रथम पर बल देते हुए एमसी मेहता केस में न्यायालय ने महत्वपूर्ण निर्णय दिया। एमसी मेहतावाद जब आया तो न्यायालय ने पहले तो कहा कि स्वच्छ पर्यावरण यानी राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, स्वच्छ पर्यावरण वह जीवन का अधिकार है, यानी गरिमामय जीवन का अधिकार है, आर्टिकल 21 के तहत यहां पर बोला। इस केस में यहां पर न्यायालय ने एक बड़ी जो प्रॉब्लम थी पर्यावरणीय प्रदूषण से संबंधित, वह थी चर्म शोधन शालाएं, और उनकी वजह से जो है तमाम समस्याएं, जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण, तमाम प्रदूषण वहां पर हो रहे थे। चर्म शोधन शालाओं को बंद करने का आदेश यहां पर न्यायालय ने दिया। न्यायालय ने जब इसे बंद करने का आदेश दिया तो न्यायालय के सामने दो मुद्दे थे। पहला कि विकास को प्राथमिक बनाया जाए, क्योंकि इसमें जो लोग शामिल थे वो रोजगार उनका छिनता, तो बेरोजगारी का मुद्दा आता है। और दूसरा मुद्दा था कि स्वास्थ्य को हम ज्यादा महत्व दें या परिवेश को। तो यहां पर न्यायालय ने स्वास्थ्य और परिवेश को अधिक, यहां पर परिवेश का संरक्षण अधिक महत्वपूर्ण है, ऐसा निर्णय यहां पर दिया। यानी पर्यावरण को प्राथमिकता पहली बार एमसी मेहतावाद में न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यहां पर कहा। और इन्होंने कहा कि यह राज्य की जिम्मेदारी है कि वह सुनिश्चित करे कि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं यहां पर जो है मिल सके और पर्यावरण बेहतर यहां पर हो। दूसरा, न्यायालय ने एक और सिद्धांत निर्मित किया और कहा कि प्रदूषक भुगतान करेगा। इन्होंने एक बड़ी पर्यावरणीय समस्या को एड्रेस करते हुए कहा कि पॉल्यूटर्स पे, यानी प्रदूषक जो है वह भुगतान यहां पर करेगा, जो पोल्यूशन बढ़ाएगा वही यहां पर करेगा। यह मामला यहां पर न्यायालय के सामने आया इंडियन काउंसिल फॉर इन्वायरोमेंटल लीगल एक्शन बनाम भारत संघ। इस मामले में न्यायालय ने इस चीज को बड़े प्रमुखता से यहां पर उठाया। इसमें इन्होंने क्या किया? रासायनिक कारखाने थे, उनको उनके दुष्प्रभाव को रोकने का निर्देश दिया। रासायनिक कारखानों के दुष्प्रभाव को रोकने का निर्देश यहां पर न्यायालय के द्वारा दिया गया। न्यायालय ने आगे चलकर इन पर्यावरणीय समस्याओं के संवैधानिकरण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण बात कही, और वह था सामंजस्य की धारणा। आपको एक सामंजस्य की धारणा लेकर यहां पर चलना होगा, और यह धारणा यहां पर किस मूल सिद्धांत पर काम करती है? तो एक केस आया, उस केस को यहां पर हम लोग मेंशन करेंगे, और वह केस है वेल्लोर सिटीजन्स वेलफेयर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। और इस मामले में न्यायालय ने जो है एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा, देखिए, विकास और पर्यावरण
इन दोनों के बीच में आपको एक सामंजस्य बनाने की जरूरत, विकास और पर्यावरण के बीच। और यहां पे उन्होंने कहा कि अगर आपके विकास कार्यों की वजह से प्रदूषण को अत्यधिक, पर्यावरण को अत्यधिक क्षति हो रही है, तब वहां पर विकास सही नहीं है। आपको यह ध्यान रखना होगा। इन्होंने सिद्धांत बनाया, न्यायालय ने निर्देश दिया सरकार को कि यदि लाभ की तुलना में हानि अधिक हो, यदि लाभ की तुलना में हानि अधिक हो तो ऐसे कारखाने बंद कर देने चाहिए जो पर्यावरण के खिलाफ, तो ऐसे कारखानों को बंद कर देना चाहिए, तो ऐसे कारखाने बंद होने चाहिए। इसी तरीके से न्यायालय ने एक और बड़े महत्वपूर्ण मामले में अन्य जो पर्यावरणीय समस्याएं थी, उन पर्यावरणीय समस्याओं को इंगित किया। इनमें एक समस्या थी ध्वनि प्रदूषण का। यहां पर न्यायालय ने जो है ध्वनि प्रदूषण पर भी, प्रदूषण पर जो है, प्रदूषण के दुष्प्रभाव पर रोक लगाने की बात यहां पर जो है वह न्यायालय ने किया। न्यायालय ने एक गंभीर मामला आया इन री ध्वनि प्रदूषण, इन री ध्वनि प्रदूषण मामले में यहां पर स्पष्ट रूप से न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को ध्वनि प्रदूषित रहित वातावरण में, ध्वनि प्रदूषित रहित वातावरण में जीवन निर्वहन का अधिकार है, जीवन निर्वहन का अधिकार है। यह अनुच्छेद 19 का उल्लंघन नहीं है कि कोई बोले कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हम लाउड स्पीकर से बोले या किसी से भी बोले। वहां पर बोला गया यह नहीं होना चाहिए। और यह केवल यहां पर मामला नहीं था, न्यायालय द्वारा जो निर्देश दिए गए पर्यावरण के दुष्प्रभाव पर रोक के लिए, इसके साथ साथ लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर जो है तमाम निर्देश दिए गए। यही वो मामला था जहां लाउड स्पीकर के प्रयोग पर निर्देश, के उपयोग पर निर्देश दिए गए। जैसे क्या क्या निर्देश दिए गए कि 10 बजे रात से लेकर 6 बजे सुबह तक वह बंद होगा। वहां पर ध्वनि जो यंत्र हैं उनका डेसिबल निर्धारित किया गया। तो ये सब निर्देश यहां पर दिए गए। इसी तरीके से एमसी मेहता केस की अगर हम बात करें तो एमसी मेहता केस में ही न्यायपालिका ने जो रासायनिक पटाखे, जो पटाखे थे, उनमें किन रासायनिक तत्वों का प्रयोग हुआ है उसके लिए भी निर्देश वहां पर न्यायालय के द्वारा दिया गया था। यानी यहां पर इस संदर्भ में भी पटाखों के, यहां पर जो है पटाखों में प्रयुक्त रासायनिक तत्वों के उल्लेख का निर्देश दिया कि आप इसको बताइए कि कौन कौन से केमिकल इसमें जो है एलिमेंट्स हैं, तत्वों के उल्लेख का निर्देश दिया। और पटाखों की खरीद बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाने की बात की। तो यहां पर यह सब काम पर्यावरण के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अलग अलग नियमों के माध्यम से किया गया, निर्देश दिया गया। न्यायालयों ने सरकारों को निर्देश दिया, केंद्र सरकारों ने उसी अनुसार अपने कानूनों में संशोधन भी किया है, उसको प्रभावी बनाने का भी प्रयोग किया है। यह हम दिल्ली के मामले में भी देख सकते हैं जहां पटाखों की खरीद और बिक्री पर बैन लगाया गया। पराली के मामले में देख सकते हैं न्यायालय ने जो निर्देश वहां पर दिए। और इन सब की वजह से पर्यावरणीय समस्याएं डिस्कोर्स का मुद्दा बन चुकी हैं। और लेकिन यहां पर ध्यान रखना होगा कि एक तरफ राज्य और दूसरी तरफ नागरिक, जब तक इनके माध्यम से अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया जाता, अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रयास वह प्रभावी नहीं हो सकते हैं। क्योंकि पर्यावरणीय संरक्षण वह नागरिक समाज और सरकार के प्रभावी सतर्कता के सहयोग के बिना संभव नहीं है। तो इस तरीके से हम अपने प्रश्न को यहां पर कंक्लूड करेंगे। तो यह हमारा पहला प्रश्न था जो यहां पर हम लोग देख रहे थे। अब दूसरा प्रश्न आया हुआ था सिंपल, यह जो है संविधान के अनुच्छेद से जुड़ा हुआ प्रश्न है। भारत के संपूर्ण क्षेत्र में निवास करने और विचरण करने का अधिकार स्वतंत्र रूप में सभी भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। यह एक कथन है और यह बात सत्य है, हमारे अनुच्छेद 19 में यह दिया गया है। लेकिन दूसरा भाग यह कहता है कि यह अधिकार असीम नहीं है। यानी इस प्रश्न के दो भाग यहां पर आप देख सकते हैं। अब अगर देखा जाए, आपसे पूछा जाए कि आखिर यह स्वतंत्रता दी ही क्यों गई थी निवास करने और विचरण करने की, क्यों? क्योंकि आप भारत में वह एक एकता की जो भावना हमारे अंदर होनी चाहिए वह तभी संभव हो पाएगी जब हम अलग अलग राज्यों में बटे हुए देश के रूप में इसे नहीं देखेंगे, बल्कि हम भारत को एक
एकीकृत नजरिए से देखेंगे और राष्ट्रीय एकीकरण और राष्ट्रीय एकता की स्थापना के लिए भारत के किसी भी क्षेत्र में भारत के नागरिक को आने जाने और रहने और बसने की स्वतंत्रता बहुत जरूरी है। यह संकीर्ण क्षेत्रीय भावनाओं को प्रतिबंधित करेगी और राष्ट्रीय भावनाओं का विकास करने के लिए जरूरी है। तो हम अपने प्रश्न की शुरुआत में भी बोल सकते हैं कि राष्ट्रीय एकीकरण हेतु मुक्त आवागमन और निवास की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण, यहां पर निवास की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है। और इस संबंध में अगर देखा जाए तो संविधान के, इसीलिए अगर देखा जाए तो संविधान के अनुच्छेद 19 एक डी के तहत यह प्रावधान किया गया है, भारत में अबाध रूप से संचरण करने की स्वतंत्रता, भारत में अबाध रूप से संचरण करने की स्वतंत्रता, संचरण करने की स्वतंत्रता। ठीक है, समझ में आ रहा है। और दूसरा, संपूर्ण भारत में निवास करने या बसने की स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता। लिखते रहिए, यहां पर केवल आराम करने के लिए नहीं बैठे। संपूर्ण भारत में निवास करने या बसने की स्वतंत्रता। अब एक चीज और समझिए, ये दोनों स्वतंत्रता क्या अलग अलग है? बिल्कुल नहीं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, निवास करना और बसना। तो यहां पर यह हमें समझना होगा कि दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। ये दोनों ही स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक हैं, और पूरक इसलिए क्योंकि संकीर्ण क्षेत्रीय भावनाओं के स्थान पर, संकीर्ण क्षेत्रीय भावनाओं के स्थान पर राष्ट्रीय एकता स्थापित करने में, राष्ट्रीय एकता को प्रभावी बनाने में इनकी भूमिका जो है महत्वपूर्ण है। इसलिए ये अधिकार बहुत जरूरी है राष्ट्र के एकीकरण के लिए और क्षेत्रीय संकीर्ण भावनाओं को, विघटनकारी अलगाववादी भावनाओं को समाप्त करने के लिए और देश को एक करने के लिए आवश्यक है। लेकिन ये स्वतंत्रता असीमित नहीं है, लेकिन असीमित अधिकार नहीं है, असीमित अधिकार नहीं है, क्योंकि हमारा जो मूल अधिकार है वह व्यक्तिगत और सामूहिक हितों में एक संतुलन बनाता है। यहां पर असीमित अधिकार नहीं है, क्योंकि व्यक्तिगत हित और सामाजिक हितों में एक सामंजस्य भारतीय संविधान निर्मित करता, व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित में सामंजस्य यहां पर बनाने की बात हमारा संविधान करता। क्लियर है? इसलिए अनुच्छेद 19(5) के तहत युक्त प्रतिबंध इन दोनों स्वतंत्रताओं पर लगाए गए। युक्त प्रतिबंध इन दोनों स्वतंत्रताओं पर लगाए गए हैं। और ये क्या प्रतिबंध है? पहला प्रतिबंध है साधारण जनता के हित में, साधारण जनता के हित में यह प्रतिबंध लगाया गया है। और दूसरा, किसी अनुसूचित जनजाति, किसी अनुसूचित जनजाति के हित के संरक्षण के लिए, हित के संरक्षण के लिए। और यह जो प्रतिबंध हैं जो लगाए गए हैं, कई बार यहां पर वह आनुपातिकता के सिद्धांत की जरूरत होती है। आनुपातिकता का मतलब है कि स्वतंत्रता और प्रतिबंध के बीच एक संतुलन होना चाहिए। आनुपातिकता के सिद्धांत का पालन यहां पर किया जाता। इसीलिए कई बार इस पर विवाद भी उत्पन्न होते हैं कि क्या हमारे आने जाने की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जा सकता है, और ऐसा क्यों होता रहा है, कब कब होता रहा है। कुछ केस लॉ के माध्यम से, कुछ मुद्दों के माध्यम से हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो इस पर विवाद भी जो है यहां पर होते रहे।
जैसे एक दो केस यहां पर हम ले लेते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश राज्य बनाम कौशल्याबाद। इसमें जो प्रोस्टिट्यूट थी, वेश्याएं थी, उनके आने जाने को रोकने की बात की जा रही थी और कहा जा रहा था कि साधारण जनता के हित में जरूरी है। मामला न्यायालय में पहुंचा और न्यायालय ने कहा कि बात सही है, आपको आने जाने की स्वतंत्रता है, एक नागरिक है, आपको आने जाने की स्वतंत्रता है, लेकिन आपके आने जाने से जो साधारण जनता का हित है, जो नैतिकता का ढांचा है, उसके ऊपर असर पड़ सकता है, अव्यवस्था फैल सकती है और इस वजह से आपके आने जाने को हम रोक सकते हैं। तो यहां वेश्या के मुक्त आवागमन पर प्रतिबंध जो है उसको युक्त माना गया। मुक्त आवागमन पर प्रतिबंध को साधारण जनता के हित में माना गया, साधारण जनता के हित में माना गया। इसी तरीके से भारत के कई राज्यों में इनर लाइन परमिट की व्यवस्था है, आपने सुना होगा। इनर लाइन परमिट का मतलब है भारत के ही नागरिक अगर इन क्षेत्रों में, ये भारत के ही क्षेत्र है, लेकिन इन क्षेत्रों में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको पहले वहां पर एक परमिशन लेना होगा और तब कहीं जाकर आप वहां पर जा सकते हैं कि कहां जा रहे हैं, किस उद्देश्य के साथ जा रहे हैं। इन इनर लाइन परमिट के माध्यम से भी आपके प्रतिबंध जो है यहां पर लगाए जाते हैं। खासकर यह पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय समूहों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण माने जाते, पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय समूहों के संरक्षण के लिए भी और यहां साधारण जनता के हित में भी ये महत्वपूर्ण माने जाते हैं और इस पर ये प्रतिबंध लगाए गए हैं। आपको मालूम होगा कि अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार आइलैंड में जो है सेंटिलीज वहां आइलैंड, वहां लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया है। या इसी तरीके से आप कोविड के दौरान देखिए, कोविड के दौरान आप देख सकते हैं कि स्वास्थ्य के संरक्षण के लिए, मूल मुद्दा था स्वास्थ्य और हेल्थ के संरक्षण के लिए लॉकडाउन के माध्यम से मुक्त आवागमन को प्रतिबंधित किया गया। तो अब कोई ये बोले कि यह जो है यहां पर उचित नहीं है, तो ऐसा नहीं, ये सब युक्त प्रतिबंध है। या हाल के समय में कई जगहों पर आंदोलन वगैरह हुए, धारा 144 का प्रयोग किया गया। तो ऐसा नहीं है कि मुक्त आवागमन की स्वतंत्रता या निवास करने की स्वतंत्रता पूरी तरीके से अप्रतिबंधित या निरपेक्ष है, उनके ऊपर युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। कुछ करंट के एग्जाम्पल अगर आप देते हैं तो आपका आंसर थोड़ा औरों से बेहतर हो जाता है। केस लॉ का एग्जाम्पल देते हैं तो आपका आंसर और बेहतर हो जाता है। अब अगला जो हमारे लिए प्रश्न है वो स्थानीय शासन से जुड़ा हुआ है। यहां पर प्रश्न पूछा गया है कि आपकी राय में भारत में शक्ति के विकेंद्रीकरण ने जमीनी स्तर पर शासन परिदृश्य को किस सीमा तक परिवर्तित किया है। जो मेन प्रश्न है ये समझिए, शक्ति के विकेंद्रीकरण का पहले तो डिकोड करिए, यानी शक्ति विकेंद्रीकरण आप किसको कह रहे हैं, पंचायतों और नगर पालिकाओं, यानी जो आपके यहां स्थानीय शासन है उनके बारे में बोला जा रहा है कि स्थानीय शासन जब से आया है उसने शासन परिदृश्य को, यानी यहां पर गवर्नेंस के लैंडस्केप को पूरी तरीके से बदल के रख दिया है। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ये क्यों प्रश्न आया है ये भी समझिएगा। यहां पर आपको बता दूं कि कोविड के दौरान अगर पंचायतों और नगरपालिकाओं की भूमिका देखी जाए तो यह केंद्रित थी, इन्हें फ्रंटलाइन एजेंसी कहा जाता था, चाहे वह ट्रेसिंग हो, चाहे वह क्वारंटाइन हो, चाहे वहां पर सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग हो, इन सब में इनकी भूमिका खाद्यान्न वितरण से लेकर हर एक चीज में पंचायतों नगर पालिकाओं की भूमिका बड़ी केंद्रीय रही। तो इसी संदर्भ में यह पूछा जा रहा है कि हाल के दिनों में यह जो गवर्नेंस का मॉडल यहां पर है वह किस किस तरीके से परिवर्तित होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, आप यहां पर बताइए। तो हम अपने आंसर की शुरुआत कर सकते हैं कि असल में हमारे यहां एक संघीय ढांचा रहा है जहां केंद्र और राज्य की भी शक्तियों का बंटवारा आज तक रहा है। लेकिन अब अगर देखा जाए तो हम बहुस्तरीय संघवाद, मल्टी लेयर फेडरलिज्म के दौर में पहुंच चुके हैं। मल्टी लेयर फेडरलिज्म का मतलब है एक स्तर केंद्र का, एक स्तर राज्य का और तीसरा स्तर की सरकार, ये पंचायतें और नगर पालिकाएं इवॉल्व हुई हैं, इसलिए इनको मल्टी लेयर फेडरलिज्म कहा जाता है। तो स्थानीय निकाय बहुस्तरीय संघवाद की धारणा पर आधारित तीसरे स्तर की सरकार के रूप में देखी जा रही है।
तीसरे स्तर की सरकार के रूप में देखी जा रही जहां स्थानीय निकायों ने राजनीतिक या शक्ति विकेंद्रीकरण को व्यवहारिक बनाया है और अब राजनीतिक संस्थाओं की तुलना में अब देखा जा रहा है कि राजनीतिक संस्था की जगह स्वायत्त शासन की संस्था के रूप में इनकी छवि और भूमिका बदल रही है। स्वायत्त शासन की संस्था ये बनती जा रही हैं। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि। और ऐसा क्यों बोला जा रहा है? पहला, शक्तियों का हस्तांतरण। असल में इन्हें संविधान के माध्यम से शक्तियों का हस्तांतरण किया गया है और अब ये फंक्शनल रूप में काम कर रही है, ये प्रकार्यात्मक रूप में कार्य कर रही हैं। अगर हम देखें तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन ने इनको यहां पर यह अधिकार दे दिया। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची के तहत 29 विषय पंचायतों को और 18 विषय 12वीं अनुसूची के तहत नगर पालिकाओं को दी गई। और केवल यह विषय दिए नहीं गए हैं, वर्तमान में शक्तियों का हस्तांतरण भी हो रहा है। अगर हम केरल राज्य की बात करें तो केरल राज्य द्वारा 29 में 26 विषयों का हस्तांतरण किया जा चुका है। 26 विषय का हस्तांतरण यहां पर किया जा चुका है, जो बता रहा है कि ये गवर्नेंस के अब मॉडल यहां पर बन रहे हैं लगातार। या इसी तरीके से बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में पंचायत सरकार की धारणा बहुत तेजी के साथ पॉपुलर हुई है और विकास कार्यों की मुख्य एजेंसी वह पंचायतों को यहां पर बना दिया गया है। और इसी तरीके से यहां अर्बन गवर्नेंस के मेन इकाई के रूप में अगर देखा जाए तो अर्बन गवर्नेंस का मूल इकाई शहरी निकाय बन चुका है और रूरल गवर्नेंस की अगर इकाई के रूप में देखा जाए तो पंचायतें बन चुकी हैं। तो गवर्नेंस का मॉडल तो बदल रहा है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और अगर ब्रीफ में कहा जाए तो यही सब फेडरलिज्म है, यानी वास्तविक रूप में शक्तियां पंचायतों और नगर पालिकाओं के पास पहुंच रही हैं। यह उपसंघवाद का एक उदाहरण देखा जा सकता है। दूसरा, गवर्नेंस का मॉडल इस रूप में बदला है कि अभी तक जो टॉप टू बॉटम अप्रोच हुआ करता था, अब बॉटम टू टॉप अप्रोच यहां पर दिखाई दे रहा है। यानी अब नियोजन जो देखा जा रहा है वह स्थानीय स्तर पर देखा जा रहा है और प्रशासन जो है वह बॉटम टू टॉप की ओर अब यहां पर अप्रोच लेकर चलता है। बॉटम टू टॉप की ओर अप्रोच लेकर चलता है। स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप अब स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप यहां संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग किया जा रहा है। स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग किया जा रहा है। अनुकूलतम उपयोग किया जा रहा, तो यह भी एक महत्वपूर्ण बदलाव देखा जा रहा है। और तीसरा यहां पर जो देखा जा रहा है, ये विकास कार्यों के फ्रंटलाइन एजेंसी बन चुके हैं। आज पंचायतें, नगर पालिकाएं ये विकास कार्यों के फ्रंट लाइन एजेंसी के रूप में यहां पर देखी जा रही हैं। केंद्र और राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, उन सभी योजनाओं का संचालन अगर कोई कर रहा है तो वह पंचायतें और नगर पालिकाएं यहां पर कर रही हैं। ये केंद्र व राज्य द्वारा संचालित योजनाओं का यहां पर संचालन जो है इनके द्वारा किया जा रहा है, इनके द्वारा यहां पर किया जा रहा है। तो इनकी भूमिका गवर्नेंस में महत्वपूर्ण होती जा रही है और ये पूरे के पूरे गवर्नेंस के लैंडस्केप को लगातार बदल रही हैं। कोविड आपदा में जो इनकी भूमिका रही है, कोविड आपदा में इनकी भूमिका का विस्तार, यह हम देख सकते हैं कि इनकी भूमिका का विस्तार यहां पर देखा गया। और सबसे महत्वपूर्ण रूप में इन्होंने नवाचारी पद्धतियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। गवर्नेंस जो है अब उसके अलग अलग यहां बदलाव देखे जा रहे हैं। जैसे इनके द्वारा सोशल ऑडिटिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो बड़े स्तर पर सोशल ऑडिटिंग हम देख सकते हैं गांव में। यहां पर हम देख सकते हैं आरटीआई का प्रयोग बड़े स्तर पर पंचायतों के कार्यों की समीक्षा के लिए किए जा रहे हैं। हम देख सकते हैं कि हाल ही में सरकार ने ई ग्राम स्वराज
योजना यहां पर शुरू की है और इसने जो है अब यहां पर गवर्नेंस को ई गवर्नेंस के रूप में पंचायतों के स्तर पर लाने की कोशिश की है। भारत नेट जैसी योजनाएं ब्रॉडबैंड के रूप में यहां पर चल रही हैं, तो इनके माध्यम से जो है यह अब बदलने की बात की जा रही है। स्वामित्व योजना का भी आधार इन्हीं से जोड़कर देखा जा रहा है। तो अब ये जो स्थानीय निकाय हैं, इनका पूरा का पूरा गवर्नेंस का जो मॉडल है वो बहुत तेजी के साथ बदल रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण, ये जो पंचायती और नगर पालिकाएं हैं, इन्होंने एक मूक क्रांति के रूप में पूरी राजनीतिक संस्था और व्यवस्था को बदल के रख दिया है। अभी तक लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं को मिलाकर 5000 जनप्रतिनिधि पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते थे, लेकिन इन स्थानीय निकायों की वजह से आज लगभग 34 लाख जनप्रतिनिधि निर्वाचित किए जा रहे हैं जनता के द्वारा, और सबसे महत्वपूर्ण, इनमें 14 लाख महिला जनप्रतिनिधि हैं। इनकी वजह से जो गवर्नेंस का मॉडल रहा है वह वंचित वर्गों और कमजोर वर्गों के प्रति अधिक संवेदनशील हुआ है और उनसे संबंधित नीतियां प्रभावी रूप में बनाई जा रही हैं। यह भी एक बड़ी उपलब्धि के रूप में हमें देखना है। तो ये इस प्रश्न में हमें यहां पर देखना था। अब आइए, राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति की भूमिका की विवेचना करती है। तो सिंपल सा प्रश्न है, यहां पे चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि इस बार उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है और इस वजह से कहीं ना कहीं यह प्रश्न यहां पर स्टैटिक पार्ट में आया है। यहां पर हम पहले ही बताएंगे कि उपराष्ट्रपति का पद संसदीय व्यवस्था में नहीं देखा जाता है। कहीं भी आप पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में जाएंगे, वहां वाइस प्रेसिडेंट होता ही नहीं। वाइस प्रेसिडेंट का पद प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है, जैसे अमेरिका में, वहां पर आप देखेंगे एक राष्ट्रपति और एक उपराष्ट्रपति का पद होता है। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो यहां पर उपराष्ट्रपति का पद एक अनोखा नवाचार है। और इस सबसे बड़ी चीज है कि यहां के उपराष्ट्रपति को दोहरी भूमिका दी गई है, डुअल कैपेसिटी से ये काम करते हैं। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे कि उपराष्ट्रपति का पद भारतीय संसदीय व्यवस्था का नवाचार है, जहां वो दोहरी भूमिका में देखे जाते हैं, जहां वह दोहरी भूमिका के रूप में देखे जाते हैं। पहली जो भूमिका उनकी है वह है कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में, कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में, और दूसरी भूमिका जो है वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में, राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में देखी जाती। अब सवाल है कि इनकी भूमिका राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कैसी? तो पहला, सदन में सब कुछ, जो कुछ संसदीय प्रक्रियाएं होती हैं, उसका कस्टोडियन सभापति होता है। वहां पर प्रश्नकाल है, वहां संसदीय प्रस्ताव, विधेयक लाए जा रहे हैं, चर्चा पर चर्चा हो रही है। इन सब कार्यों का संचालन वह पूरी तरीके से किसके पास होता है? राज्यसभा के सभापति के पास होता है। तो यानी राज्यसभा के सभापति संसदीय प्रक्रियाओं के कस्टोडियन, संसदीय प्रक्रियाओं के कस्टोडियन के रूप में राज्यसभा के प्रभावी कार्य संचालन के लिए कार्य करते हैं। दूसरा, जैसे इसमें हम एग्जाम्पल भी दे देंगे कि प्रश्नकाल हो, संसदीय प्रस्ताव हो, यहां पर संसदीय प्रस्ताव हो या चर्चा पर चर्चा हो, इन सब का निष्पक्ष संचालन इनके द्वारा किया जाता है या अपेक्षा इनसे की जाती है। दूसरा, सदन की गरिमा और व्यवस्था को बनाए रखना, सदन की गरिमा और व्यवस्था को बनाए रखना या बहाल रखना, सदन में शोर शराबा न हो, किसी तरीके की अनुशासनात्मक बनाए रखने में, ठीक है। तो अनुशासनात्मक कार्यवाही, गैर अनुशासनहीनता वहां पर न हो, अराजकता न हो, ये सब इनका काम होता है। इसके लिए क्या करते हैं सभापति? तो सभापति जरूरत पड़ने पर निर्देश देते हैं सदस्यों को कि सदस्य आपको इस तरीके से अपना आचरण रखना चाहिए। जरूरत पड़ने पर चेतावनी जारी करते हैं
और अगर तब भी नहीं कोई मानता है तो निलंबित कर सकते हैं सदस्यों को। और अभी ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहा क्योंकि राज्यसभा में कुछ सदस्यों को निलंबित किया गया जिन्होंने वहां पर धरना भी दिया हुआ था। और इसी तरीके से सदन का स्थगन भी कर सकते हैं। अगर आवश्यक लगता है कि सदन नहीं चल सकता है तो सदन के स्थगन का अधिकार भी उनके पास रहता है। तीसरा, इनकी एक बड़ी भूमिका होती है सत्ताधारी दल और जो विपक्षी दल है उनके बीच में एक सामंजस्य बनाए रखने का, यानी सत्ताधारी दल तथा विपक्ष के मध्य समन्वय तथा सामंजस्य बनाए रखना। इसके अलावा और मिसलेनियस बहुत से काम यहां पर इनके पास होते हैं, जैसे संसदीय समितियों का गठन। राज्यसभा से संबंधित जो संसदीय समितियां हैं उन संसदीय समितियों का गठन इनके द्वारा किया जाता है। उनके अध्यक्षों और सदस्यों को नामित किया जाता है। अध्यक्ष और सदस्यों को नामित इनके द्वारा किया जाता है। कुछ समितियों का यहां पर अध्यक्षता भी इनके द्वारा किया जाता है, जैसे रूल कमेटी हो गई या इस तरीके की जो कमेटी है। इसके अलावा यहां पर निर्णायक मत देने का अधिकार भी इनके पास होता है। कास्टिंग वोट जब जरूरत पड़ती है तो वहां पर देते हैं। इसके अलावा यहां पर दल बदल विरोधी कानून के आधार पर सदस्यों की निर्योग्यता का निर्धारण भी इन्हीं के द्वारा किया जाता है। तो ये सब इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन एक चीज समझना होगा कि इनके बारे में एक लिमिटेशन है कि ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं और फिर भी राज्यसभा की सदस्य अध्यक्षता करते हैं। तो ऐसे में इनके पद की जो वैधानिकता है वो कई बार यहां पर सवालों के घेरे में आती है। दूसरा, इनके ऊपर दलगत आधार पर पक्षपातपूर्ण व्यवहार का आरोप भी लगता है। अमूमन सत्ताधारी दल जो बहुमत में होता है उपराष्ट्रपति के चुनाव में, उन्हीं के उम्मीदवार उपराष्ट्रपति बन जाते हैं। तो दलगत आधार पर पक्षपातपूर्ण व्यवहार किए जाते हैं। तो यह माना जाता है कि उपराष्ट्रपति जो है वह अपनी भूमिका के साथ बहुत अधिक जस्टिफाई वहां पर नहीं कर पाते हैं और यह पूरी तरीके से अपना ध्यान राज्यसभा में लगा सके, राज्यसभा में कर सके, ऐसा नहीं होता है क्योंकि बीच बीच में उन्हें कार्यकारी राष्ट्रपति की भूमिका भी निभानी पड़ती है। अब आइए अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सांविधिक निकाय से संवैधानिक निकाय में रूपांतरण को ध्यान में रखते हुए इसकी भूमिका की विवेचना करें। यानी आपको यह भी बता दिया गया कि पहले समझिए, केवल सीधे संवैधानिक निकाय क्या है लिखना मत शुरू कर दीजिए। बताइए कि यह पहले सांविधिक निकाय था और फिर उसके बाद संवैधानिक निकाय के रूप में यह परिवर्तित हुआ, क्या कारण ऐसे रहे और उसकी भूमिका इस रूप में कैसी रही। तो यहां पर जो है यह देखा गया कि 1993 में यह जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग संसद द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया, सांविधिक आयोग के रूप में किया गया था। सांविधिक आयोग के रूप में यहां पर किया गया, यह सांविधिक आयोग के रूप में यहां पर लाया गया। अब यह जो स्टैच्यूरी यहां पर कमीशन था, इसका काम था कि अन्य पिछड़ा वर्ग जो है, अन्य पिछड़िया सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों का निर्धारण करना, सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों का निर्धारण करना, पिछड़े वर्गों का निर्धारण करना, यह इनका यहां पर काम था। लेकिन हाल के वर्षों में अगर हम देखें तो ये चीजें बहुत तेजी के साथ बदल रही हैं। और ये क्यों यहां पर बदल रही हैं, इनको पहले एक बार हमें समझना होगा क्या हुआ। लेकिन हाल के वर्षों में यहां पर यह देखा गया कि अनेक समूहों द्वारा
ओबीसी समूह में शामिल होने की मांग की जा रही है, होने की मांग की गई। दूसरी ओर यह भी देखा गया कि अनेक ओबीसी समूह सामाजिक व शैक्षणिक रूप में अभी भी बहिष्करण के शिकार हैं, अभी भी बहिष्करण के शिकार हैं। और ऐसे में एक संवैधानिक आयोग की आवश्यकता महसूस की गई, संवैधानिक आयोग की आवश्यकता महसूस की गई। और इसी वजह से 102वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 338 बी के तहत, अनुच्छेद 338 बी के तहत संवैधानिक आयोग का गठन किया गया। अब इसे संवैधानिक आयोग बना दिया गया। अब इसका कार्य क्या है, अब इसकी भूमिका क्या है? अब अगर इसकी भूमिका को देखा जाए तो एक तो जो पुरानी भूमिका है वो तो है ही, सामाजिक व शैक्षणिक रूप में पिछड़े वर्गों का निर्धारण, ये इसकी भूमिका तो ऑलरेडी बनी हुई है। दूसरा अब जो महत्वपूर्ण है वह है कि सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए किए गए संवैधानिक व वैधानिक रक्षोपायों यानी सेफगार्ड, रक्षोपायों का अन्वेषण करना कि सही तरीके से वो प्रावधान लागू हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अब इनको शिकायतों की जांच करना, इनसे संबंधित शिकायतों की जांच, जो सामाजिक शैक्षणिक रूप में पिछड़े वर्ग हैं इनसे संबंधित शिकायतों की जांच करना और उस पर कार्यवाही करना, यह भी जो है यहां पर दिया गया है। और इनके अलावा ओबीसी या पिछड़े वर्गों के सामाजिक व आर्थिक विकास, के संबंध में केंद्र व राज्य सरकारों को सिफारिश देना, और इसके अलावा एक वार्षिक रिपोर्ट इसके लिए निर्मित करना। एक वार्षिक रिपोर्ट इनके द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा और जिसे संसद में प्रस्तुत किया जाएगा, जिसे राष्ट्रपति द्वारा संसद में प्रस्तुत कराया जाएगा। हालांकि और अभी भी यहां अनेक चुनौतियां हैं, जैसे अभी भी चुनौती है इस आयोग को अपनी भूमिका सही तरीके से करने में, क्योंकि राजनीतिकरण बहुत ज्यादा है आयोग का। राजनीतिकरण क्योंकि इनकी अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राजनीतिक रूप में देखी जाती है। इनकी स्वायत्त पहचान यहां पर नहीं है, स्वायत्तता और पहचान का मुद्दा इनके साथ है। इनको संवैधानिक आयोग तो बना दिया गया है, लेकिन वित्तीय संसाधन पर्याप्त रूप में इनके पास नहीं है, अध्यक्षों का कार्यकाल वहां पर निश्चित नहीं है, तो इनकी शक्तियां ये सलाहकारी प्रकृति की हैं, तो इनकी बातों को गैर गंभीरता के साथ ध्यान दिया जाता है। सलाहकारी प्रकृति होने की वजह से भी बहुत ज्यादा नहीं है। शिकायतें इनके पास आती हैं, लेकिन ये पोस्ट ऑफिस के रूप में कार्य करती रहती हैं और इस वजह से भी ये बहुत प्रभावी रूप में काम नहीं कर पा रही है, इसलिए इनको दंतविहीन संस्था के रूप में देखा जाता है। अन्य आयोगों के साथ भी ऐसी ही समस्याएं हैं। तो ये रहा हमारा आज का डिस्कशन। क्योंकि हमें कम समय में ये सारी चीजों को कवर करना था, तो थोड़ी स्पीड हो सकती है कि आज ज्यादा रही हो, लेकिन
अब हम आपसे यह उम्मीद करते, अपेक्षा करते हैं कि अब आप लोगों की जो है स्पीड काफी अच्छी हो चुकी है, चीजों को समझने की क्षमता अच्छी हो चुकी है। अभी तो हमने ये 150 वर्ड्स को डिस्कस किया है, 250 वर्ड्स के भी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, और इसके साथ साथ तमाम ऐसे अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मुद्दे जिस पर चर्चा करना जरूरी है हम लोग करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।